बात छोड़ो, बंटी कहाँ है? मैं जो कहता हूँ पहले सुनो मेरी बात। घर का ये नहीं कि जाकर दरवाजा खोलो, वहाँ तुम्हें ये नहीं कि एक छोटा सा पैकेट मिलेगा। टेलीफोन पर आ रही आवाज शायद आज आप पहचान लें, लेकिन 50 साल पहले जब यह फिल्म आई थी तब इस आवाज को कोई नहीं पहचानता था। साइनाइड? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये पिन तुम उस आदमी के शरीर में यानी कि हल्के से चुभा दो तो ये जहर उस आदमी को यानी कि सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर यह पूरी फिल्म इसी आवाज पर टिकी थी और शुरू से आखिर तक हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो विलेन कौन है जो बार बार फोन करके हीरो को परेशान कर रहा है। मुझे मेरा पार्टी वापस चाहिए, प्लीज अमित, प्लीज। ये शायद ये नहीं कि तुम्हारी बीवी मालूम होती है, अपना बच्चा मांग रही है। हाँ, पढ़े लिखे आदमी हो यानी कि गालियां नहीं बकते। वेरी बैड। अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखो वरना। अगर आपसे कहें कि ये आवाज प्रेम चोपड़ा की है तो आप इसे तुरंत खारिज कर देंगे और कहेंगे कि प्रेम चोपड़ा की आवाज कौन नहीं पहचानता। ये तो कादर खान से मिलती जुलती आवाज है। दोस्तों, 1974 में आई फिल्म बेनाम के प्रोड्यूसर रंजीत विर्क और डायरेक्टर नरेंद्र बेदी भी इसी गफलत में जी रहे थे। वो हॉलीवुड के मशहूर थ्रिलर लीजेंड अल्फ्रेड हिचकॉक की एक पुरानी फिल्म द मैन हु नोज टू मच से मिलती जुलती फिल्म बनाना चाहते थे। स्क्रिप्ट खुद नरेंद्र बेदी ने लिखी थी और ऐसा सस्पेंस रचा था कि एंड तक लोगों को पता ही न चले कि आखिर फिल्म का विलेन कौन है। पूरी कहानी में विलेन पर्दे के पीछे से सिर्फ एक फोन कॉल की आवाज के रूप में काम करता है और जब उसका चेहरा दर्शकों के सामने आता है तो लोग चौंक जाते हैं। लेकिन बेदी के सामने समस्या थी कि अगर विलेन के रोल में उस दौर का कोई मशहूर एक्टर लेते हैं तो लोग उसकी आवाज से ही पहचान लेंगे और सस्पेंस बिगड़ जाएगा। लीड हीरो के रोल में तो अमिताभ बच्चन थे, लेकिन जिस प्रेम चोपड़ा को एज अ विलेन कास्ट किया गया था उनकी आवाज तो बच्चे बच्चे पहचान सकते थे। फिर करें तो करें क्या। प्रोड्यूसर विर्क की शादी फिल्म स्टार धर्मेंद्र की चचेरी बहन से हुई थी और तब उन्होंने इस फिल्म में धर्मेंद्र को एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए मना लिया था। यह रोल प्रेम चोपड़ा वाला ही था, लेकिन तब धर्मेंद्र बड़े स्टार थे और इस तरह के नेगेटिव रोल में उन्हें लोग स्वीकार नहीं करते। ऊपर से उनकी अपनी इमेज का भी सवाल था और धर्मेंद्र की आवाज ही कौन सी अनजानी थी, इससे भी सस्पेंस टूटने का खतरा था। ऐसे में धर्मेंद्र को इस फिल्म से दूर ही रखा गया। लेकिन तब तक उन दिनों अखबारों में ये बात सुर्खियों में आ गई थी कि यह फिल्म खुद धर्मेंद्र ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मैगजीन ने तो यहां तक हेडिंग लगा दी, धर्मेंद्र प्रेजेंट्स बेनाम। शायद यह उनके फैमिली कनेक्शन की वजह से हुआ था। खैर, धर्मेंद्र फिल्म से तो नहीं जुड़े और विलेन वाली प्रॉब्लम कुछ यूं सॉल्व हुई कि विर्क और बेदी को ख्याल आया इस फिल्म के डायलॉग लिखने वाले कादर खान का। तब कादर खान प्रोफेसरी छोड़ इस लाइन में आए थे। तय किया गया कि कादर खान को प्रेम चोपड़ा की आवाज बना दो। यह एकमात्र फिल्म है जिसमें प्रेम चोपड़ा को किसी और ने वॉइस ओवर दी हो। यह ट्रिक काम कर गई और फिल्म उस दौर की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर साबित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी कहानी विलन पे ही खर्च कर दोगे या हीरो के बारे में भी कुछ बात हो। डोंट वरी दोस्तों, आपका हीरो तो था ही लाजवाब। जब विलेन पर्दे के पीछे हो तो हीरो की भूमिका और बढ़ जाती है और अमिताभ बच्चन ने यह भूमिका बखूबी निभाई थी। मान लें आप गाड़ी से कहीं जा रहे हों और रास्ते में कुछ लोग किसी को चाकू मारकर घायल कर दें तो आप क्या करेंगे? 2024 में भी आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि पुलिस और कोर्ट के लफड़े में कौन फंसे। 50 साल पहले भी यही मानसिकता काम कर रही थी। तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि आप 100 नंबर डायल करके निकल लेंगे। संभव है कि आप भी अपने लाइफ में एक हीरो हों और उस शख्स को अस्पताल पहुंचा दें, जैसा कि इस फिल्म के हीरो अमित श्रीवास्तव ने किया था। अस्पताल, पुलिस और सिस्टम की तमाम खानापुरी और लेट लतीफ़ी के बावजूद अमित श्रीवास्तव उस घायल का इलाज शुरू करवा देता है।
लेकिन उसके लिए अब मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, या कह लें कि फिल्म का सस्पेंस शुरू हो जाता है। क्या हाल है? जो कहते हैं मान लो। जख्मी इंसान एक पत्रकार है लेकिन बेहोश है। इधर मीडिया के दबाव में पुलिस टीम गंभीरता से मामले की जांच में जुट जाती है। उधर अमित को बार बार फोन पर एक शख्स धमकी दे रहा है कि अगर वह घायल आदमी जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जैसे जैसे पुलिस अमित की मदद से मामले की तह में जाने लगती है, फोन कॉल वाला विलेन अमित को कई तरह से नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट की आवाज सुनकर उसे लगता है कि यह तो फोन कॉल वाली आवाज है। तब किसी को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि संदिग्ध किशन लाल शहर का बड़ा रईस और इज्जतदार आदमी है। उधर घायल पत्रकार होश में आने पर पुलिस को बयान देता है कि उसे उसी रईस किशन लाल ने मरवाने की कोशिश की थी, जो असल में एक स्मगलर है, और मैं उसका पर्दाफाश करने वाला था। फिल्म का क्लाइमेक्स भी जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से भरा है। आखिरकार विलेन दबोच लिया जाता है। जब फिल्में खत्म होती हैं तो लिख के आता है द एंड, लेकिन इस फिल्म के अंत में आया प्लीज डोंट रिवील द एंड, यानी दर्शकों से अपील की गई थी कि वे इसका राज न खोलें। वैसे लोग राज खोलें भी तो क्या, विलेन का चेहरा ही फिल्म के आखिर में आता है और कादर खान की आवाज़ तब कोई पहचानता नहीं था। इस फिल्म ने कादर खान की कलम ही नहीं, उनकी आवाज़ को भी पहचान दिलाई थी, और साथ ही पॉपुलर हुई थी एक और आवाज़, नाम था नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल का यह गाना उस दौर में काफी हिट हुआ था। के बेनाम होने की बात करने वाला यह गायक आगे चलकर इतना नाम कमाता है कि जगरातों और भक्ति गानों का बेताज बादशाह बन जाता है। अमिताभ बच्चन के करियर के लिहाज से यह उनके उठान के दिन थे। जंजीर धूम मचा चुकी थी और शोले बन रही थी। ऐसे में बेनाम के साथ ही रिलीज हुई रोटी कपड़ा और मकान। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ और मौसमी चटर्जी कॉमन चेहरा था, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान ब्लॉकबस्टर और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी। ऐसे में उसकी सफलता का फायदा भी अमिताभ के एक्शन और मौसमी के ग्लैमर को मिलता है, और बेनाम कई सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलती है। एक दिन हंसाना, एक दिन रुलाना, जीवन की ने लागत से ज्यादा कमाई की थी और क्राइम थ्रिलर फिल्मों की फहरिस्त में एक कल्ट क्लासिक साबित हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।